Hello everyone, welcome to the lecture of DRCS. Today we will see further about the retaining wall. So our today's topic is stability of the cantilever retaining wall. So cantilever retaining wall is subjected to so many forces. So first force is a weight of the steam. So cantilever retaining wall subjected to the following forces, in which first force is the weight of the wall, steam wall. So that is W1. You can see in this figure W1, that is a self weight of the wall. W2 of a base slab, this is D to C. You can see this is D to C. So this portion is called base slab. तो weight of the W2 हमारा क्या है, base slab का है. थर्ड है weight of the soil supported on a hill slab, दैट मीन्स W3. तो ये जो हिल स्लैब है उसके ऊपर जो सपोर्ट कर रही है मतलब सॉइल, वो जो सॉइल है तो उसका जो वेट है उसको बोलेंगे W3. एंड लास्ट है हॉरिजॉन्टल एक्टिव अर्थ प्रेशर, मतलब कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है PA, यहाँ से आप देख रहे हो PA इक्वल टू एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्टिंग एट H3, मतलब कि H3 हाइट पे जो एक्ट कर रहा है. सो बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ द रिटेनिंग वॉल क्या है, तो क्या है, बहुत सारे जो फोर्सेस लगते हैं वो फोर्सेस हमें फाइंड आउट करने हैं. उसके अंदर क्या होगा, W1 मतलब कि वेट ऑफ द स्टीम AB, मतलब A2 ये स्टीम है और ये है बेस स्लैब. तो स्टीम का वेट मतलब W1, W2 है बेस स्लैब, W3 क्या है, कॉलम के पीछे जो सॉइल है मतलब कि जो अर्थ है उसका जो प्रेशर आ रहा है वो. और लास्ट है हॉरिजॉन्टल एक्टिव अर्थ प्रेशर मतलब कि PA. वो कैसे फाइंड आउट करना है हमें, वो मैंने आगे सारी मेथड्स दिखाई है आपको. अब उसके बाद है मेथड्स ऑफ फेलियर ऑफ रिटेनिंग वॉल. सो रिटेनिंग वॉल फेलियर कैसे होती है, तो रिटेनिंग वॉल शुड सेटिस्फाई द स्टेबिलिटी कंडीशंस. अगर वो स्टेबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या होता है, फेलियर हो जाता है. तो सेटिस्फाइड कंडीशन कौन सी होती है, तो फर्स्ट है स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग. अगर ओवरटर्निंग के अगेंस्ट स्टेबिलिटी नहीं होती है तो क्या होता है, रिटेनिंग वॉल फेलियर हो जाती है. सेकेंड है स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग. अगर स्लाइडिंग के अगेंस्ट हमारे पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है तो हमारी रिटेनिंग वॉल फेलियर हो जाती है. थर्ड है मैक्सिमम प्रेशर एट अ बेस शुड नॉट एक्सीड सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, अगर सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल जितनी है उससे भी ज़्यादा अगर मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है तो हमारा रिटेनिंग वॉल फेलियर हो जाता है. और लास्ट है नो टेंशन एट बेस. सो ये चार जो कंडीशंस है अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो क्या होता है, रिटेनिंग वॉल फेलियर हो जाती है. सो ये कंडीशन स्टेबिलिटी कंडीशंस है जो रिटेनिंग वॉल में होनी चाहिए. बट कहाँ से क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहली कंडीशन थी ओवरटर्निंग की. सो अगर टो से ओवरटर्निंग हो जाता है सो हमारी रिटेनिंग वॉल फेलियर हो जाती है. सेकेंड है स्लाइडिंग हो जाती है. थर्ड है फेलियर ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर एट अ टो और टेंशन एट अ हील. एंड लास्ट है बेंडिंग फेलियर ऑफ अ स्टीम और अ बेस ऑफ अ स्लैब और अ हील स्लैब. ठीक है, तो ये चार चीज़ें होती है तो हमारी रिटेनिंग वॉल फेलियर हो जाती है. तो हम लोग एक एक देखेंगे. तो सबसे पहले है ओवरटर्निंग अबाउट द टो. ठीक है, तो द मोस्ट हैजार्डस मोड ऑफ अ फेलियर ऑफ रिटेनिंग वॉल इज ड्यू टू ओवरटर्निंग बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड मोमेंट्स. तो ओवरटर्निंग मोमेंट्स ड्यू टू एक्टिव अर्थ प्रेशर टो इज क्या होता है ओवरटर्निंग मोमेंट. सो M0 इज इक्वल टू PA इंटू H/3. सो PA हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने आगे देखा था. सो वो कैसे फाइंड आउट होगा, सो KA इंटू H² इंटू γ/2 इंटू H/3. सो द रेजिस्टिंग मोमेंट इज ड्यू टू द वेट्स W1, W2 एंड W3 neglecting the passive earth pressure and weight of the pressure above the toe slab. So हमारी मोमेंट क्या बन जाती है, W1 इंटू X1 प्लस W2 इंटू X2 प्लस W3 इंटू X3.
बट हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ड्यू टू ओवरटर्निंग वो क्या होगा? सो MR/M0। MR मतलब कि वो जो मोमेंट है रेजिस्टिंग मोमेंट अपॉन M0 ओवरटर्निंग मोमेंट। सो द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी 2। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी 2 मतलब कि F1 जो है मतलब हमारी जो रेजिस्टिंग मोमेंट है डिवाइड बाय हमारी ओवरटर्निंग मोमेंट है, अगर वो करे और वो 2 होता है मिनिमम 2 तो क्या है? हमारी रिटेनिंग वॉल सेफ है। अगर 2 से कम आता है सो हमारी रिटेनिंग वॉल सेफ नहीं है। उसके बाद सेकंड है स्लाइडिंग। सो स्लाइडिंग कैसे होता है? सो हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर आता है हमारी वॉल पे तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारी वॉल स्लाइड हो जाती है। ठीक है, सो ये जो टेंडेंसी है उसको रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? बेस पे फ्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, सो द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस F इज गिवन बाय F इज इक्वल टू म्यू इंटू सिग्मा W। ठीक है, उसमें म्यू क्या है? सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और हम लोग फ्रिक्शन फैक्टर भी बोल सकते हैं बिटवीन सॉइल एंड कंक्रीट। एंड सिग्मा W क्या है? सो वो है सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। सो हमें अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा इक्वेशन है F डिवाइड बाय H। ठीक है, उसमें H क्या है? तो H है PA मतलब कि हमने जो एक्टिव प्रेशर फाइंड आउट किया था वो। सो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू सिग्मा W डिवाइड बाय H। If the wall is founded to be unsafe against the sliding, shear key below the base should be provided. Such a key develops a passive pressure which resists completely the sliding tendency of the wall, and a factor of safety should be 1.5 used against the sliding. So in absence of elaborate test, the following values of mu may be adopted. जैसे कि कोर्स ग्रेन सॉइल विदाउट सील्ड अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं सो हमारा म्यू होगा 0.55। अगर कोर्स ग्रेन सॉइल विथ सील्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका म्यू होगा 0.45 और सील्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो उसका म्यू होगा 0.35। अब आगे का टॉपिक है सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, if sigma W is sum of all vertical forces and PA is the horizontal active earth pressure, the resultant R will strike the base slab at the distance E, say from the middle point of the base. So हमारा sum of moment क्या हो जाएगा? अगर हमें moment find out करनी है so net moment क्या हो जाएगी? W1x1 plus W2x2 plus W3x3 माइनस PA इंटू H बाई 3। सो ये हमारी क्या हो जाएगी? नेट मोमेंट। देन X क्या है हमारा? सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसका इक्वेशन है सिग्मा M अपॉन सिग्मा W मतलब कि सारी मोमेंट का सम डिवाइड बाय सारे वेट का सम। हैंस हमारी इलेक्ट्रिसिटी E क्या हो जाएगा? सो E का इक्वेशन है B/2 माइनस X। सो इंटेंसिटी ऑफ द सॉइल प्रेशर एट द टो एंड हील इज गिवन बाय, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं। इंटेंसिटी ऑफ द सॉइल अगर हमें टो में फाइंड आउट करनी है तो ये इक्वेशन आएगा सिग्मा W अपन B 1 प्लस सिग्मा E बाई B। एंड अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ द हील फाइंड आउट करनी है तो सिग्मा W अपॉन B 1 माइनस सिग्मा E अपॉन B। तो ये दोनों है इंटेंसिटी के इक्वेशन। ठीक है, अब P1 क्या है? सो P1 है टो एट टो शुड नॉट एक्सीड द सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल अदरवाइज सॉइल विल फेल। सिमिलरली P2 एट द हील शुड बी कंप्रेसिव। इफ P2 कम्स टू बी टेंसाइल the heel will be lifted above the soil which is not permissible in an extreme case. So P2 may be 0 where E is equal to B by 6 मतलब कि जहाँ पे E की वैल्यू B by 6 आएगी
वहाँ पे P2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो हैंस इन ऑर्डर द टेंशन इज नॉट डेवलप द रिजल्टेंट और शुड स्ट्राइक द बेस विद इन द मिडल थर्ड. ठीक है. अब उसके बाद लास्ट है बेंडिंग फेलियर. सो बेंडिंग फेलियर, ये आप फिगर में देख रहे हो कि बेंडिंग फेलियर कैसे होता है. सो द स्टीम ऑफ अ टी शेप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल विल बेंड एज अ कैंटिलीवर so that tensile face will be towards the back. The critical section will be at B, where cracks may occur at inner face if it is not properly reinforced. The heel slab will have a net pressure acting downwards and will bend at a cantilever having a tensile face towards. तो बेंडिंग फेलियर में क्या होता है कि ये जो रेनफोर्समेंट है वो टेंसाइल की तरफ बेंड हो जाएंगे. द क्रिटिकल सेक्शन एट बी वेयर क्रैक्स में अगर इफ इट इज़ नॉट रेनफोर्स प्रॉपरली एट द अपर फेस, मतलब कि ऊपर की साइड पे हमने अगर प्रॉपरली ये नहीं किया है, बेंडिंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा. द नेट प्रेशर ऑन द टो स्लैब विल एक्ट अपवर्ड एंड हैंस इट मस्ट बी रेनफोर्स एट द बॉटम फेस, मतलब कि बॉटम फेस से भी हमें रेनफोर्स करना पड़ेगा. एंड द थिकनेस ऑफ द स्टीम हील स्लैब एंड टो स्लैब मस्ट बी सफिशिएंट टू विथस्टैंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग. ठीक है. तो ये बेंडिंग फेलियर ना हो उसके लिए ये 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. क्या है, सबसे पहला है अपर फेस में जो रेनफोर्समेंट है उसको प्रॉपरली बेंड करना है. सेकंड है बॉटम फेस जो है हमारा स्लैब का, टो स्लैब, उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट आता है उसको भी हमें प्रॉपर टाई करना है. एंड थर्ड लास्ट है कि उसकी जो थिकनेस ऑफ द स्टीम हील स्लैब एंड टो स्लैब है वो सफिशिएंट होनी चाहिए जो विथस्टैंड हो पाए कंप्रेसिंग स्ट्रेस में. तो बेंडिंग होता है वो क्यों होता है, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है. सो हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे थिकनेस ऑफ द स्लैब, स्टीम एंड टो स्लैब वो सफिशिएंट होनी चाहिए. सो ये सारे जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है उसको हमें ध्यान रख के हमारी डिज़ाइन करनी है. तो ये लेक्चर में आपको पता चला कि ये जो रिटेनिंग वॉल है उसके अंदर स्टेबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए. और वो स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग होना चाहिए, स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग होना चाहिए, एंड मैक्सिमम प्रेशर एट बेस शुड नॉट एक्सीड सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. एंड लास्ट है नो टेंशन एज बेस, मतलब कि बेस पे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, बेंडिंग फेलियर हो जाएगा. और बेंडिंग फेलियर ना हो उसके लिए हमें यही सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल देखेंगे और उसके अंदर डिफरेंट ये जो इक्वेशंस और वो सब आता है वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ कैलकुलेट करेंगे. सो आपको वो इजी रहेगा. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन.